नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। टनकपुर कोतवाली पुलिस टीम के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस टीम ने शारदा बैराज रोड पर चेकिंग के दौरान टनकपुर निवासी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से चोरी की 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। बता दें कि दोनों मोटरसाइकिल पर लगाई गई रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट चेक करने पर एक मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट वैगनार कार का निकला, तो वहीं दूसरी मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट भी किसी अन्य मोटरसाइकिल की पाई गई। दोनों आरोपियों ने पूछताछ के बाद बताया कि जंगल में सुनसान पड़े खंडर में मोटरसाइकिल को छुपाकर रखा गया था, जिनमें से 2 मोटरसाइकिलों की चोरी का पंजीकृत होना पाया गया है। अन्य 2 मोटरसाइकिलों की छानबीन की जा रही है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि बरामद मोटरसाइकिल को खटीमा क्षेत्र से चोरी कर नेपाल ले जाकर ऊंचे दामों पर बेचते थे। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हमारी टीम ने चेकिंग करी थी, तो उसमें 2 लड़के, एक अमन और एक आसिफ, 2 लड़के बाइक से जाते हुए देखे तो उनको रोक करके उनके गाड़ी के कागज दिखाने के लिए गए। तो जो उनके बाइकें थी वो नंबर प्लेट और उनकी फर्जी लगी हुई थी। जो हमने उसके ऐप के थ्रू चेक किया तो वो नंबर किसी और गाड़ियों के थे। उस आधार पर पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि ये 2 बाइकें हैं वो चोरी की हैं। और उसके बाद से उनको फिर चोरी की बाइकें रखने के जुर्म के तहत उनको गिरफ्तार करके थाने ले जाए गए। और जब यहाँ पर और पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि सर हम प्रोफेशनल चोरी करते हैं बाइकों की, और उनके द्वारा बताया गया कि 4 और बाइकें हैं जो उनके द्वारा चोरी करके सार्वजनिक जगहों में छिपाई गई। कोटद्वार में बेकाबू होते डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं कोटद्वार में डेंगू से 6 लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक लोगों के संक्रमित होने के बाद प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार खुद इसका जायजा लेने गुरुवार को कोटद्वार पहुंचे। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए। तो डेंगू से 6 लोगों की मौत हो गई है। कोटद्वार की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर लगातार आपको बता दें कि प्रदेश में डेंगू का कहर जारी है और इसको लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। डेंगू को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। लगातार अस्पतालों में भीड़ जो है देखी जा रही है मरीजों की, और उन्हें तेज बुखार जैसी समस्या होती है। उसके बाद जब टेस्ट कराया जाता है तो अधिकतर लोगों को डेंगू की शिकायत दी जाती है, जिसको लेकर अस्पतालों का निरीक्षण भी लगातार किया जा रहा है और ऐसे में ही अस्पतालों में अन्य सुविधाएं भी कराई जा रही हैं। साथ में लेके हम लोग जो ग्रामीण और शहरी एरियाज में कंटेनमेंट जोन के अनुसार वार्ड्स को और पर्टिकुलर एरियाज को बांटेंगे, जहां पे जैसे हमने देहरादून में किया है, जहां पे 5 से ज्यादा केसेस आए हैं उनको हमने कंटेनमेंट जोन के तहत क्लासिफाई किया है। वहां पे हमने इंटेंसिव अभियान सभी डिपार्टमेंट्स को साथ में लेके हमारा फोकस ये रहा है कि घर घर जाके सोर्स रिडक्शन की कार्रवाई करें, फॉगिंग की कार्रवाई करें, लार्विसाइडल एक्टिविटी की कार्रवाई करें और कोई भी ऐसा घर ना छोड़ें। और 100% सैचुरेशन अप्रोच के तहत हम लोग इस बार कोशिश कर रहे हैं कि हर एक्टिविटी जो डेंगू मैनेजमेंट। कांग्रेस की मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिमा माहरा दसोनी ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि उन्होंने खुद डेंगू को लेकर देहरादून शहर में एक सर्वे किया। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सभी कार्यकर्ताओं को देहरादून जिले में डेंगू की मार से सबसे अधिक जो क्षेत्र प्रभावित है उनका सर्वे करने के लिए भी कहा था। वहीं गरिमा माहरा ने कहा कि इस समय पूरा देहरादून में बद से बदतर हालात हो चुके हैं, लेकिन सरकार कुछ भी नहीं कर रही है और सबसे ज्यादा दिक्कतें मरीजों की हो रही हैं। वहीं उन्होंने बताया कि ये सर्वे लगभग 400 लोगों के साथ किया गया है। तो देहरादून में डेंगू का कहर लगातार जारी है और ऐसे में कई सर्वे किए जा रहे हैं। गरिमा माहरा दसोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस दौरान उन्होंने बताया कि देहरादून में लगातार डेंगू बढ़ रहा है, ऐसे में लोगों की जानें जा रही हैं, लेकिन सरकार को कोई सुध नहीं है। प्रशासन की तरफ से कोई भी ऐसे सख्त कदम और निर्देश नहीं उठाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को जो समस्या हो रही है उससे निजात दिलाया जाए। तो लगातार इसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही गई कि डेंगू का जो कहर पूरे उत्तर प्रदेश, माफ कीजिएगा, उत्तराखंड में देखा जा रहा है, उसको लेकर सरकार को सजग होना जरूरी है।
जनता ने नगर निगम को बड़े बहुमत के साथ बाजी नगर निगम ने मार ली इसमें, और डेंगू के प्रकोप में नगर निगम को जनता दोषी समझती है। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं, हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। इस सर्वे के बाद कम से कम सरकार, शासन प्रशासन मुस्तैद होंगे और लोगों की पीड़ा कम होगी, अव्यवस्थाओं का जो बाजार है वो कम होगा, ये हमारी अपेक्षा और आशा है। देहरादून में बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस साल यात्रा अन्य सालों के मुकाबले बहुत अच्छी चल रही है और अभी तक लगभग 40 लाख श्रद्धालु बद्री केदार के दर्शन कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस साल अप्रैल के अंतिम माह में दरवाजे खुले थे, लेकिन जिसके बाद से लगातार श्रद्धालुओं की आवाजाही जारी है और इस साल श्रद्धालुओं का नया रिकॉर्ड बन चुका है। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि इस साल जो दरवाजे बंद होंगे वह नवंबर महीने में होंगे, इसलिए अभी काफी समय है और उम्मीद यही की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु अभी और दर्शन को आएंगे। और साथ ही उन्होंने सभी श्रद्धालुओं के उत्तराखंड आवागमन के लिए और उनकी यात्रा के लिए मंगल कामना की। तो श्रद्धालुओं के यात्रा के बारे में बात की है। आपको बता दें कि चार धाम की जो यात्रा है वो खुली हुई है पहले से ही, लेकिन जिस दौरान बारिश हुई उसके बाद से जो यात्रा है धीमी पड़ गई। ऐसे में यात्रा में अब लोग काफी संख्या में पहुंच रहे हैं और ऐसे में श्रद्धालुओं की यात्रा के बारे में भी बात करते हुए नजर आए अजेंद्र अजय ने मीडिया से बात की और उस दौरान उन्होंने कहा कि लगातार श्रद्धालुओं में वृद्धि देखी जा रही है और ऐसे में नवंबर में जो है पट बंद होंगे और ऐसे में अभी भी समय है कि आप आ सकते हैं और यात्रा कर सकते हैं। और उन्होंने यात्रियों के लिए मंगल कामना भी की। तो आपको बता दें कि अजेंद्र अजय ने मीडिया से बातचीत करी और उन्होंने बताया कि जो यात्रा चल रही है उसमें श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं और श्रद्धालु काफी संख्या में, इस साल की बात की जाए तो काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और ऐसे में अभी नवंबर में पट बंद होंगे, अभी काफी लंबा समय है। ऐसे में यात्री आ सकते हैं और श्रद्धालु यात्रा करने के लिए आ सकते हैं। और आप तुलना करेंगे गत वर्षों के मुकाबले तो इस वर्ष जो श्रद्धालुओं के, तीर्थयात्रियों का आने का जो ट्रेंड है वो नए कीर्तिमान स्थापित करने की ओर है। अब तक 40 लाख से अधिक श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में पहुंच चुके हैं और इस वर्ष अगर गत वर्षों के मुकाबले हम तुलना करें तो मानसून सत्र में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री धामों में पहुंचे हैं और जैसे अब मानसून का असर कम हो रहा है तो उसके बाद अब बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री धामों में पहुंच रहे हैं और इस वर्ष जो कपाट बंद होने की समयावधि है वो लगभग नवंबर के द्वितीय या तृतीय सप्ताह में। बीते 2 दिनों से प्रदेश में हो रही बारिश के चलते मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूर्वानुमान जारी किया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 से 3 दिनों तक पूरे प्रदेश भर में बारिश रहने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसके चलते वहीं राजधानी की बात की जाए, राजधानी देहरादून की, तो सहित मैदानी इलाकों में भी बारिश के चलते तापमान में काफी गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि पूरे प्रदेश भर में आने वाले 2 से 3 दिनों तक मौसम बदला रहेगा। वहीं पहाड़ से लेकर मैदान तक हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि सितंबर के आखिरी सप्ताह में हो रहे मानसून की विदाई से पहले पूरे प्रदेश भर में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। सत्रह तारीख तक के लिए अगर बात करें तो जो एक्टिविटी वो रहेगी और उसमें अनेक जगहों तक में आप कह सकते हैं कि हल्की से मध्यम बारिश हो अभी मिलेंगी 3 से 4 दिन में। और एका दुक्का जो हैवी रेन है जैसे बागेश्वर है या इसी तरह देहरादून है और इधर नैनीताल देख लें तो इन डिस्ट्रिक्ट में एका दुक्का जगहों में हैवी रेन्स की इस दौरान संभावना रहेगी और जो इंटेंस शावर वगैरह है वो थोड़े बहुत मिल ही रहे हैं तो इसलिए उसके लिए भी जो है येलो वार्निंग वो थोड़ा रखा गया है।
तो हालांकि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, नियर नॉर्मल एक्टिविटी है ये जो मिलती है इस दौरान जो है। और 17 के बाद आप देखेंगे कि जो एक्टिविटी है थोड़ी 3-4 दिन के लिए वो कम हो जाएगी, उसमें आइसोलेटेड टाइप आप कह सकते हैं रहेगी, धूप निकलेगी, है ना। और आगे भी जो ऐसा अभी जैसे अभी सितंबर में एक्टिविटी कम तो हो जाती है, लेकिन ओवरऑल देखें अभी तक जो है जो मानसून है अभी सितंबर मंथ की अगर बात करें तो -21% आज की डेट में हमारा है। संस्कृत शिक्षा के मामले में राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने अब बीजेपी सरकार की कार्यप्रणाली पर ही सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरादत्त जोशी ने वक्फ बोर्ड की कार्य संस्कृति पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए पहले जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने वादे किए थे, क्या वो सभी पूरे हो गए हैं। साथ ही मथुरादत्त जोशी ने आरोप लगाया कि ये घोषणा पहले करते हैं जबकि कार्य बाद में करते हैं। आपको याद होगा इनके तत्कालीन शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी ने कहा था कि मदरसों में हम सीबीएसई पैटर्न लागू करेंगे। क्या इनका सीबीएसई पैटर्न लागू हो गया? क्या इन्होंने कहा था कि मदरसों में जो अवैध तरीके से पढ़ाई हो रही है हम उसमें रोकथाम करेंगे, क्या उसमें कर दी? इन्होंने कहा था कि मदरसों में हम जो जिस तरीके से मदरसों का वातावरण बन रहा है वहां से छात्रों के एक हाथ में लैपटॉप एक हाथ में कुरान पकड़ाएंगे। पकड़ा दिए लैपटॉप, सबको दे दिए। नरेंद्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन के अवसर पर प्रदेश में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाने जा रही, जिसके लिए संगठन की तरफ से तैयारियां जोरों पर है। उत्तराखंड भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में तेजी से विकास हुआ है। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को हाल ही में हजारों नौकरियां मिली हैं, जबकि नौकरियों में धांधली करने वाले आज सलाखों के पीछे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जिस तरह देश और प्रदेश में विकास कर रही है उससे दुनिया भर में देश का सम्मान बढ़ा है। इसलिए 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को उत्तराखंड बीजेपी सेवा पखवाड़े के रूप में मनाएगी। उन्होंने G20 के सफल आयोजन पर पीएम को बधाई दी। देखिए, पहली बात तो मैं बताऊं कि इस प्रदेश का सौभाग्य है कि जहां पूरे देश के अंदर युवा शक्ति बहुत बड़ी तादाद पे काम कर रही है, तो हमारा सौभाग्य है कि हमारा मुख्यमंत्री भी युवा है। और युवा मुख्यमंत्री का आज हम प्रेस कर रहे हैं, प्रेस करने के 2 दिन बाद उनका जन्मदिन है। तो जिस तरह से युवा मुख्यमंत्री जी ने युवाओं के बारे में सोचा है, ये अपने आप में एक उत्तराखंड के अंदर एक बड़ा उदाहरण है कि जब से पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने हैं, हर पल हर क्षण कैसे उत्तराखंड की युवा शक्ति को रोजगार दिया जाए, कैसे युवा शक्ति को काम दिया जाए, उस काम पे वो लगे हैं और उसका परिणाम आज आपके सामने है। विषय जो है वर्तमान समय में उत्तराखंड के अंदर जो सरकार चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी, उनका जन्मदिन भी है परसों, जैसे मीडिया प्रभारी जी ने बताया कि उनके जन्मदिन को भी हम पूरे प्रदेश में मनाएंगे। और एक युवा व्यक्तित्व के रूप पे जिस तरह से उन्होंने 1.5-2 वर्षों में इस प्रदेश की छवि को और इस प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने में एक निरंतर बड़ी भूमिका निभाई है। आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी पदाधिकारी को चार्ज करने के लिए अल्मोड़ा लोकसभा का मंडल अध्यक्ष व महामंत्री सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, लोकसभा क्षेत्र से मंत्री विधायक सहित मंडल अध्यक्ष और महामंत्री शामिल रहे हैं। सम्मेलन में आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर रणनीति पर मंथन किया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार 3 चरणों में सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। पहले चरण में लोकसभा क्षेत्र के सभी विधायक, जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और महामंत्री को मोदी सरकार के कार्य को घर घर पहुंचने पर चर्चा हुई है। आज के सम्मेलन में विधायक और मंत्रियों के दूरस्थ क्षेत्रों में दौरे तय किए जाएंगे। बैठक में कमजोर पोलिंग बूथ पर काम करने के निर्देश दिए गए। कमजोर बूथों पर 50% से अधिक वोटों से जीतने का लक्ष्य रखा गया है।
जैसा कि हमारे आज अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र का मंडल अध्यक्ष, महामंत्री और जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री और हमारे प्रभारी और सभी विधायकों के संबंधित आज की ये बैठक की गई है लोकसभा की, और इसमें हमारे संगठन के 5 जिलों के यानी कि अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत संगठन की दृष्टि से हमारा रानीखेत जिला भी हमने बनाया है। तो इसलिए 5 जिलों के कार्यकर्ताओं का आज का एक दिन का एक कार्यक्रम है और अभी हमारे विधायकों की बैठक हुई है। अब अभी हमारी अगली बैठक शुरू होगी और ये सारी बैठकें वही है जो राष्ट्रीय स्तर पर तय हुई हैं और उसी बैठक को नीचे स्तर तक भी किया जा रहा है। देखिए, सभी लोकसभा स्तर पर आगामी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से 3 चरणों में बैठकें हैं। पहला चरण हमारे विधायक सांसदों का बैठना हुआ है, क्षेत्र की राजनीतिक परिस्थितियां और क्षेत्र में ऐसे समाज के समस्याएं हैं जिनका समाधान तत्काल हो सकता है, प्राथमिकता आधार हो सकता है, उन सब विषयों पर चर्चा हुई है। अभी हमारा पार्टी की सबसे छोटी इकाई है मंडल, उसके महामंत्री से ऊपर के कार्यकर्ताओं की पूरी लोकसभा की बैठक है और इस बैठक में जो कमजोर पोलिंग बूथ है, जो पिछले विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में किन कारण सब जीत नहीं पाए, उन बूथों पर 50+1 मतदान से हम उन पोलिंग बूथों को विजयी की ओर बढ़े तो हमारे सांसदों का प्रवास, विधायकों का प्रवास, इनके कार्यक्रम रचना हम इस बैठक में बनाने वाले हैं। हिमवंत कवि चंद्र कुंवर बर्तवाल की 76वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई। चंद्र कुंवर बर्तवाल शोध संस्थान द्वारा उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए। इस दौरान 2 मिनट का मौन भी रखा गया। इस अवसर पर चंद्र कुंवर बर्तवाल शोध संस्थान के सचिव शूरवीर सिंह भंडारी ने कहा कि चंद्र कुंवर भारतवाल ने अपने जीवन काल में हिंदी की 700 कविताएं लिखी हैं और उनकी सारी कविताएं पहाड़ पर लिखी गई है। उन्हें पहाड़ का कालिदास भी कहा जाता है। उन्होंने हिमालय के सौंदर्य और उसके विराट रूप पर अनेकों कविताएं लिखी हैं और 28 वर्ष की अल्प आयु में उनका निधन हो गया। हिमवंत कवि चंद्र कुंवर बर्तवाल की 76वीं पुण्यतिथि है और ये पहाड़ के कालिदास हैं और पश्चिम के कीट्स हैं और शैली हैं और जो हिमालय का जो नैसर्गिक सौंदर्य है इनकी कविताओं में झलकता है। हिमवंत कवि चंद्र कुंवर बर्तवाल ने करीब 700 कविताएं लिखी हैं जो पूरे पहाड़ पर हैं और इसीलिए इनको पहाड़ का अप्रितम कवि भी माना जाता है। सुकुमार कवि भी कहते हैं, काफल पाको कवि भी चंद्र कुंवर बर्तवाल को कहते हैं। और हम चंद्र कुंवर बर्तवाल शोध संस्थान के लोग, जिसमें तमाम सारे लोग, पुराने लोग, माननीय विधायक जी हैं, एसपी चमोली साहब हैं, अन्य लोग हैं, सब इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और हम 1991 से इस यात्रा को शुरू किए हुए हैं। मैं इस पुण्य दिवस पर अपने ओपी द्विवेदी जी, डॉक्टर योगेंद्र सिंह बर्तवाल जी जो दिवंगत हो गए हैं, हम सभी लोग जो हैं हिमवंत कविवर चंद्र कुंवर बर्तवाल जी को अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और उनके साहित्य के लिए, उनकी कविताओं के लिए, जो कि मार्मिक भी हैं, प्रकृति से ओतप्रोत भी हैं और सामान्य जनजीवन के नजदीक से भी हैं, तो ऐसे कविवर को हम नमन करते हैं। और साथ ही में डॉक्टर योगेंद्र सिंह जी बर्तवाल जो इस संस्थान के जो हैं केंद्रीय सचिव रहे हैं, वो अचानक हमारे बीच में नहीं रहे। उन्हीं का एक अथक प्रयास है ये सब, जितनी ये यात्राएं थोड़ी आगे तक बढ़ी हैं, साहित्य की यात्राएं, तो हम उनको भी अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उत्तराखंड में लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं और अभी तक प्रदेश भर में 1300 के पार डेंगू के मामले पहुंच चुके हैं। वहीं डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर प्रदेश सरकार काफी चिंतित नजर आ रही है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार डेंगू पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही स्वास्थ्य सचिव भी पूरी तरह से हर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले देहरादून स्थित कैलाश हॉस्पिटल के ऊपर इस बात को लेकर आरोप लगाया गया था कि उनकी रिपोर्ट में प्लेटलेट्स की गलत जानकारी दी जा रही है। जब एक मरीज का टेस्ट एक साथ कैलाश हॉस्पिटल और उसके साथ ही सरकारी अस्पताल में कराया गया तो दोनों ही रिपोर्टों में काफी अंतर मिला।
इसके बाद सरकार द्वारा कैलाश हॉस्पिटल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कैलाश हॉस्पिटल से जुड़े पदाधिकारियों ने सरकारी नोटिस का जवाब दिया। साथ ही अस्पताल की ओर से आम लोगों को अस्पताल क्या कुछ स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहा है, ये भी बताया। उत्तराखंड में गोल्डन कार्ड और सभी सुविधाओं के साथ इस देश को बसाया गया। यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स, इसको सीनियर सिटीजन होम कहते थे, और प्लस इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने सोचा कि हमने 2016 में अस्पताल का उद्घाटन किया था। जो यहाँ के मौजूद लोग हैं, पुराने लोग हैं जिन्होंने शहर को बसने में मदद करी, हम इस कार्ड को उन तक पहुँचाएंगे और हम चाहते हैं कि उन लोगों के लिए कुछ अलग से आगे बढ़ के किया जाए, जैसे क्यूइंग ना हो, उनको बिलिंग में आसानी हो, उनको लैब और रेडियोलॉजी में 20% की डिस्काउंट ऑफर किया गया। अगर एडमिशन की जरूरत पड़ती है तो हाँ 15% का पूरे उसमें भी डिस्काउंट किया जाएगा। उत्तराखंड में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार कई स्तर से कवायद में जुटी हुई है। आगामी राष्ट्रीय खेलों को लेकर तमाम तरह की तैयारियां जारी है। खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए उनके कोचिंग पैटर्न और प्रशिक्षकों की सैलरी भी बढ़ा दी गई है। पहले कॉन्ट्रैक्ट कोच की सैलरी काफी कम थी, लेकिन अब उनके मन को में बदलाव करते हुए इसे 45,000, 35,000, 25,000 और 12,000 किया गया है। देखिए, वित्त के पास ये प्रस्ताव हमने भेजा था कि जो कॉन्ट्रैक्ट कोच हमारे जो लगे हुए हैं, वर्तमान में जो उनका मानदेय है वो बहुत कम था। जो सबसे हमारा वो उच्चतम स्तर का है मानदेय में कॉन्ट्रैक्ट कोच वाला, तो वो 20,000 था, जिसमें हमारी NIS होना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग होना चाहिए, मेरिट लिस्ट होना चाहिए। उसी हिसाब से बाकी जो चीजें और थी उसमें कई सारे स्लैब हैं। 20,000 है, फिर 17,000 है, फिर 15,000 है, फिर 10,000 है, फिर 5,000 है। वो एक जो स्लैब था, वो जो सैलरी थी वो बहुत कम थी। उसको हम लोग परस्यू कर रहे थे वित्त विभाग के साथ। वित्त विभाग ने फाइनली अपनी मंजूरी उसमें दे दी है और जो पहले 20,000 थे उसको 45,000 किया गया है, 17,000 वाले को 35,000 किया गया है। तो सरकार ने प्रशिक्षकों की सैलरी बढ़ा दी है। खिलाड़ियों को बढ़ावा देने में सरकार जुटी हुई है, जिसको लेकर प्रशिक्षकों की सैलरी भी बढ़ाई गई है। खेलों को लेकर तमाम तैयारियां जारी हैं, जिसको लेकर हर एक चीज पर ध्यान भी रखा जा रहा है। सरकार ने प्रशिक्षकों की सैलरी बढ़ाई है। तो खिलाड़ियों को बढ़ावा देने में सरकार जुटी हुई है, क्योंकि खेलों को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं और ऐसे में प्रशिक्षकों की सैलरी बढ़ाई गई है। तो खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए इस तरीके की तमाम नीतियां जो है निकाली जा रही हैं। आपको बता दें कि खेलों को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं, जिससे कि जो खिलाड़ी हैं वो भी प्रोत्साहित हों, और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रशिक्षकों की सैलरी बढ़ाई है और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने में सरकार जुटी हुई है, जिससे कि उनको अच्छी ट्रेनिंग मिल सके। लालकुआं नगर और बिंदु खत्ता क्षेत्र की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक किए जाने की मांग को लेकर सुराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने तहसील कार्यालय पहुंचकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन तहसील के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विपिन चंद पंत को सौंपा, जिसमें उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द से जल्द क्षेत्र की बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं ठीक नहीं की गई तो सुराज सेवा दल उग्र आंदोलन को बाध्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। सेवा दल के माध्यम से क्षेत्र के सभी युवाओं ने मिलकर के लालकुआं तहसील प्रांगण में आकर के तहसीलदार के माध्यम से उच्च अधिकारी को यहाँ पर जो स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल चल रही है उसको लेकर के एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, इतने बड़े अस्पताल खोलने के बाद भी सरकार के पास ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है जिसमें डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। अहम मशीनों का हवाला दिया जाता है, एक्सरे मशीन से लेकर हर चीज के लिए यहाँ पर हवाला दिया जाता है। धरातल पर रात में कोई घटना घटित हो जाती है, 8 बजे के बाद आप हॉस्पिटल में जाइए तो यहाँ से कोई निकलने को तैयार नहीं होता। क्षेत्र पूरा यहाँ पे स्वास्थ्य सरकार की स्वास्थ्य जो व्यवस्थाएं हैं बदहाल हैं,
कहीं हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, कोई सुविधाएं नहीं है, ना कहीं पे कोई मशीन है, कोई मशीन है तो कोई मरीज वहां पे आते हैं, मशीन खराब मिलती है, ना डॉक्टर वहां पे हैं और बहुत जो है बेकार स्थिति है। इससे पहले भी हमने कई बार इसमें ज्ञापन देके और भी सारे माध्यम से हम सारे विभागों को अवगत करा चुके हैं, उच्चाधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, सरकार को, शासन को, प्रशासन को अवगत करा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की बदहाली को लेकर एक ज्ञापन दे रखा है, शासन प्रशासन को भेज रखा है, अवगत करा दिया है। कुल मिला के सच्चाई यह है कि केवल जो स्वास्थ्य विभाग है खाना पूर्ति के लिए बनाए गए हैं। इनमें ना रात की व्यवस्था है ना दिन की व्यवस्था है। कहीं ना कहीं इनकी साठगांठ मुझे लगता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल से भी जुड़ी हुई है, ताकि यहाँ से पेशेंट को भेजें और प्राइवेट हॉस्पिटल वाले इनसे कमाई कर रहे हैं। और दूसरी बात, अगर समय रहते अगर नीचे थे तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। शासन प्रशासन को जगना होगा कैसे भी। चैनल को धन्यवाद करूंगा कि आपने यहाँ आकर कवरिंग करी है। आप देखते आ रहे हैं कि जैसे कांग्रेस और बीजेपी की जो सरकारें लगातार आती रही हैं, जाती रही हैं, इनका काम ही लूट खसोट है। ये बिल्कुल भी जन भावनाओं को नहीं देख रही हैं। हमारा जो लालकुआं विधानसभा क्षेत्र है अत्यंत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और यहाँ पर जितने भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, अगर हॉस्पिटल हैं भी तो उनमें कोई डॉक्टर नहीं है, मशीनें हैं तो उनमें कोई कर्मचारी नहीं है। बिल्कुल भी मतलब ये मान के चले कि एक अंधा कानून टाइप का बना रखा है इन लोगों ने। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।